नमस्कार साथियों, सम्राट क्लासेस में आपका स्वागत। मैं कौशल्या सांखला इतिहास विषय के तहत मैं आज आपको आधुनिक भारत के तहत महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मैं स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी उस पर आधारित प्रकरण बिंदु पर आज हम महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा प्रकरण बिंदु रहेगा भारत का स्वाधीनता संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत 200 वर्षों तक की अंग्रेजों का गुलाम रहा और उस गुलामी से हमें आज़ादी दिलाने का जो प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम देते हैं परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने गुजरात की साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की, और गांधी जी ने अपनी वकालत की शिक्षा, बैरिस्ट्री की शिक्षा लंदन से प्राप्त की। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। समाज सुधारक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो समाप्त में व्याप्त बुराइयां, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो गांधी जी के परिचय के बाद हम गांधी जी ने किस प्रकार भारत को स्वाधीनता दिलाने में अपना योगदान दिया, गांधी जी के योगदान को हम 2 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण आता है इनका सत्याग्रह और दूसरा आता है आंदोलन। गांधी जी के सत्याग्रह में सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। जो बात सही है उस पर अडिग रहकर अपनी बात को मनवाना सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी के यूं तो कई सत्याग्रह हैं, लेकिन अगर इनका पहला सत्याग्रह रंगभेद नीति के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जहां काले और गोरे रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और इसी को आगे नेल्सन मंडेला ने चलाया। और भारत में गांधी जी के सत्याग्रह को लें तो भारत में गांधी जी के सत्याग्रह को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सत्याग्रह चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार जिले में, जहां पर अंग्रेजों ने किसानों से खाद्यान्न फसलों की जगह जबरन नील की खेती करवाई, उसके विरोध में गांधी जी ने नेतृत्व किया और नील की खेती को बंद करवाया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक
किसानों पर अंग्रेजों ने अत्यधिक लगान लगा रखी थी। लगान वृद्धि के विरोध में यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। और तीसरा था अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन 1918, जहाँ पर प्लेग की बीमारी के कारण बोनस नहीं दिया गया और मजदूरों के वेतन वृद्धि को लेकर के यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। यहाँ भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। ये तो थे गांधी जी के सत्याग्रह। आज़ादी दिलाने के इसी क्रम में गांधी जी के हम आगे आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के आंदोलनों को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, क्रांति हो, युद्ध हो या कोई झगड़ा हो, बिना किसी कारण के नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। तो सर्वप्रथम अपना अध्ययन बिंदु में लेते हैं असहयोग आंदोलन। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग। अगर इस आंदोलन को हमने सही तरह से चलाया होता तो शायद हमें अंग्रेजों से आज़ादी 1920 में ही प्राप्त हो जाती। असहयोग का अर्थ है अंग्रेजी शासन सत्ता को सहयोग न देना, शासन सत्ता को सहयोग न देना। लेकिन हमने पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं किया। असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट और खिलाफत आंदोलन। पहले हम इन कारणों पर प्रकाश डाल दें। रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा काला कानून था जिसमें न तो कोई वकील कर सकता था, न अपील कर सकता था, न दलील दे सकता था। ये रॉलेट एक्ट कानून क्यों बना? 1857 जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, अंग्रेज भारतीयों के जोश को पहचान चुके थे और ये अनुभव कर चुके थे कि यदि हमने भारतीय शक्तियों को नहीं रोका तो हम ज़्यादा लंबे समय तक भारत में टिक नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एक ऐसा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। इसमें शक के दायरे में आने वाले व्यक्ति को जेल में बंद कर 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। इसके उपलक्ष्य में ना तो यह कोई दलील दे सकता था, ना अपील कर सकता था, ना वकील कर सकता था। 1919 में यह लागू हुआ और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। अब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना 13 अप्रैल 1919 की घटना है। वैशाखी का दिन था।
रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह सभाएं, हड़तालें आदि हो रही थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग, जिसका नामकरण जल्ली नामक शासक के कारण जलियांवाला बाग पड़ा, उस बाग में भारतीय रॉलेट एक्ट के विरोध में आम सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी जनरल ओ डायर ने बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध अपने सैनिकों से अंधाधुंध गोलियों के आदेश दिए, जिसमें 1500 से अधिक व्यक्ति घायल हुए और 300 से अधिक लोग मारे गए। तीसरा कारण था हमारा हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जिसने भी असहयोग आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जनरल ओ डायर को गुनहगार न मानते हुए उल्टा उसे सिंह की उपाधि दी और सिर्फ यह रिपोर्ट भारतीयों की आशा के विपरीत थी। जहां जनरल ओ डायर को सजा मिलनी थी, वहां उन्होंने उसे सही कार्य कहा। एक असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन क्या था? 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध का आयोजन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यह युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था और मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड नेतृत्व कर रहा था। उस समय इंग्लैंड ने भारत को औपनिवेशिक बना रखा था। भारत को औपनिवेशिक बना रहा था। तब उसने भारतीयों को युद्ध में शामिल किया और तुर्की से साठगांठ कर ली कि यदि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में अपना योगदान देगा तो हम तुर्की साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गरज के समय गधे को भी बाप बनाया जाता है। यह कहावत इसी पर आधारित है। जो ही युद्ध में विजय प्राप्त की, उन्होंने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। तब वहाँ पर तुर्की साम्राज्य में वहाँ के दो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खिलाफत यानी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना। तब गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का मार्ग दिखा और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब हमारा उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालने का है तो हम क्यों अलग अलग न लड़कर एक हो जाएं। तब
खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो गया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की गतिविधियां। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उनके आंदोलन की गतिविधियां भी अहिंसात्मक थी। असहयोग आंदोलन की गतिविधियां 2 प्रकार की थी, रचनात्मक गतिविधियां और नकारात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जाए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, ऐसी कई गतिविधियां शुरू की गई। और नकारात्मक गतिविधियों में अंग्रेजों से असहयोग किया जाए, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, उपाधियों का त्याग, सरकारी पदों से त्याग, इन्हीं गतिविधियों से यह आंदोलन चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत फेल हो गया, और वह घटना थी 5 फरवरी 1922 की घटना, चोरी कांड। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्रोधित जनता ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने तुरंत प्रभाव में आकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसका कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये तो था हमारा असहयोग आंदोलन। इसी के बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका भी शाब्दिक अर्थ है सविनय, यानी कि विनयपूर्ण बात को भी जब नहीं माना जाता है तो आंदोलन की होती है शुरुआत। गांधी जी ने कहा, मैंने हाथ जोड़कर मांगी रोटी और बदले में मुझे क्या मिले? पत्थर। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन फिशर से
लॉर्ड इरविन फिशर से 11 सूत्री मांगे मांगी। पत्र लिखकर इनकी प्रमुख मांगे थी, नमक से टैक्स हटाया जाए, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, भारतीय सैनिकों को विदेशों में लड़ने के लिए न भेजा जाए, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, लगान में कमी की जाए। ऐसी हमारी कुछ 11 मांगे थी, लेकिन लॉर्ड इरविन फिशर के माथे पर जूं भी नहीं रेंगी। उन्होंने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने कहा, मैंने मांगी रोटी, बदले में मिले पत्थर, इंतज़ार की घड़ियां हुई समाप्त और आंदोलन की हुई शुरुआत। इन्हीं शब्दों को लेते हुए गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम दांडी सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यहीं से गांधी जी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को लेकर 12 मार्च 1930 को दांडी नामक 24 मील लंबी यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून पास किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियां भी अहिंसात्मक थी। इनमें भी रचनात्मक और नकारात्मक गतिविधियों को काम में लिया गया। इसी बीच लंदन में उस समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। थोड़ा हम यहाँ गोलमेज सम्मेलन पर भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। गोलमेज सम्मेलन, एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठकर वार्ता करना गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन 1930 में प्रारंभ हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन फिशर के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जिसके तहत इरविन फिशर ने 11 सूत्री मांगों की कुछ मांगों को मानने के लिए कहा और गांधी जी को लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा।
तब गांधी जी ने 1931 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैम जे मैकडोनाल्ड ने की, जिसने सांप्रदायिक पंचायत के तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलील पर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन को छोड़ दे दी। गांधी जी को राष्ट्रीय एकता खंडित होती नजर आई और वह दुखी होकर पुनः भारत लौट आए और दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में उन्होंने ऊना की जेल में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। मदन मोहन मालवीय तथा अन्य कई नेताओं के समझाने पर 22 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने 1932 में एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो ये थे हमारे गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है, जो हम अगली कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।